अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमास ने गाज़ा में कैद 2 इजरायली यरगुमालियों का एक वीडियो नशर किया है जिसमें इन यरगुमालियों ने इजरायली हुकूमत से अपनी फौजी कार्रवाई रोकने की अपील की और ख़बरदार किया है कि मुसलसिल हमले इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकते हैं। टेलीग्राम पर हमास के अल-क़साम ब्रिगेड्स की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यरगुमालियों ने शनाख्त सिर्फ कैदी नंबर 21 और कैदी नंबर 22 के तौर पर की। उन्होंने दावा किया कि इनकी अपील रज़ाकाराना है और नफ्सियाती जंग का हिस्सा नहीं। एक कैदी ने 19 जनवरी की जंगबंदी से पहले खुराक की किल्लत के बारे में बात की और कहा कि जिस तरह जंगबंदी के दौरान हालात बेहतर हो रहे थे, इजराइल ने 18 मार्च को अपना हमला दोबारा शुरू कर दिया जिससे इन्हें एक संगीन धक्का लगा। दोनों ज़ेर हिरासत अफराद ने खबरदार किया है कि इजरायली हमले जारी रखने के नतीजे में इनकी मौत हो सकती है और उन्होंने हालात से निपटने के लिए हुकूमत की तनकीद की। उन्होंने इससे कबल रिहा होने वाले कैदियों से भी अपील की कि वो अपनी यरगुमाली के दौरान अपने तजुर्बात को अवामी तौर पर शेयर करें। इजरायली हुकूमत ने कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया, जबकि गाज़ा में फौजी ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी सालिसी की कोशिशों के दरमियान जारी है। अमेरिकी हुक्काम की तरफ से दी न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स को इत्तला के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदियों से मुतालिक एक बिल को हतमी शक्ल दे रही है जो कुछ मखसूस ममालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोक देगी। ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को हुक्म जारी किया है कि वो अमेरिका में दाखिले के लिए जांच और स्क्रीनिंग के मियारात और तरीक़ेकार कायम करें और इन ममालिक की फहरिस्त पेश करें जो इन मियारात पर पूरा नहीं उतरते। ये काम 21 मार्च तक मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने हुक्काम को यह भी हिदायत दी थी कि वो इन ममालिक के शहरियों की निशानदेही करें और मुमकिन तौर पर इन्हें मुल्क बदर कर दें जो बाइडन इंतजामिया के दौरान अमेरिका में दाखिल हुए। यह हुक्म एक इंतखाबी वादा और ट्रंप के ओहदा संभालने के पहले दिन की एक मुहिम का हिस्सा है जिसका उन्वान अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों और दीगर खतरात से बचाना है और इसका मकसद कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खतरात से निपटना है। इस हुक्मनामे में दावा किया गया है कि यह अमल अमेरिकी शहरियों को इन गैर मुल्कियों से बचाएगा जो दहशतगर्द हमला करने का इरादा रखते हैं, हमारी कौमी सलामती को खतरा पहुंचाते हैं, नफरत अंगेज़ नज़रियात की हिमायत करते हैं या इमिग्रेशन क़ानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। आया कि कौन से ममालिक इस पाबंदी से मुतासिर होंगे और टेक्सास में बैनुल-अक़वामी तलबा को क्या असरात का सामना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज़ायद ममालिक की फहरिस्त ज़ेर गौर है जिनके शहरियों को अमेरिका में दाखिले से रोका या महदूद किया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक रेड लिस्ट ममालिक सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिसमें सूडान, वेनेजुएला, सोमालिया, शाम, यमन, ईरान, लीबिया, क्यूबा, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो सकते हैं। आज मंगल की सुबह सवेरे इजरायली फौज ने गाज़ा में फ़लस्तीनियों के घरों, खैमों और रिहायशी इलाकों पर एक बार फिर हमले किए। गाज़ा की पट्टी के जनूब में वाक़ खान यूनुस में फ़लस्तीनी अल-इंशा ख़ानदान के खैमे पर हमले में 5 अफराद जाँ बहक और फ़लस्तीनी देब ख़ानदान के खैमे पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खान यूनुस के मगरिब में वाक़ नास स्ट्रीट पर इजरायली जंगी तैयारों के हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने खान यूनुस के मशरिक़ में वाक़ कस्बे अलबसान अलकबीरा में एक घर को भी निशाना बनाया। गोलाबारी में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। गाज़ा की पट्टी के वसती हिस्से में वाक़ अल ब्रिज पनाह गज़ीन कैंप पर इजरायली फ़ौज के हमले में फ़लस्तीनी अबरोज़ ख़ानदान के घर को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। गाज़ा शहर के इलाके अल सिबरा पर हुए हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इजरायली जंगी तैयारों ने जैतून के इलाके में अल फारूक मस्जिद के करीब एक घर को निशाना बनाया जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। 18 मार्च की सुबह इजरायली फ़ौज ने 19 जनवरी से नाफिज हुए जंगबंदी के बाद गाज़ा की पट्टी पर अपने शदीद हमले दोबारा शुरू कर दिए थे। इनकी कारसाज कंपनी BYD ने 2024 में अपनी हरीफ अमेरिकी कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड कमाई की है। इसने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से बहुत तेज़ी से आलमी मार्केट में अपना मुकाम बनाया। चीन बरक़ी गाड़ियों की फ़रोख्त में मुसलसिल तेज़ रफ्तार तरक्की कर रहा है। 2024 में चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त 11 मिलियन थी जो सिर्फ बाकी दुनिया में फ़रोख्त से तकरीबन दोगुनी है। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल फ़रोख्त में 10 गुना से ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। अमेरिका और रूस के दरमियान बातचीत में शामिल अहम रूसी ओहदेदार ने कहा है कि मॉस्को यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी रखेगा। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ग्रेगरी कॉरिसन ने न्यूज़ एजेंसी टास को बताया कि हमारे मकसद है कि बातचीत के इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक को भी शामिल किया जाए। इनके मुताबिक हमने हर चीज़ के बारे में बात की है। यह आसान नहीं बल्कि मुश्किल बातचीत है, ताहम हमारे और अमेरिकियों के लिए काफ़ी मुफीद भी है। इनका यह भी कहना था कि बहुत से मसाइल पर बात हुई है। ग्रेगरी कॉरिसन के बकौल यकीनन अभी हम सब कुछ हल कर लेने और तमाम निकात पर इत्तेफाक से दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बातचीत बिल्कुल बर वक्त है। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात को जारी रखेंगे जबकि आलमी बरादरी और सबसे बढ़कर यह कि अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक को भी इसमें शामिल करेंगे।
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے یمن میں جنگ کی منصوبہ بندی غلطی سے آشکار کر دی اور پیغام رسانی کے ایک ایسے گروپ میں ڈال دی جس میں ایک صحافی بھی موجود تھا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق آج میسیجنگ ایپ کے ایک اکاؤنٹ کی جانب انکشاف کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں پر حملے سے تھوڑی دیر قبل غلطی سے کچھ معلومات شیئر ہو گئی۔ ڈیموکریٹ قانون سازوں نے اس غلطی کو فوراً پکڑ لیا اور اس کو امریکی سلامتی کے لیے قومی سیکورٹی بریچ اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ کانگریس کو اس معاملے کی چھان بین کرنی چاہیے۔ میگزین اٹلانٹک کے سینئر ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ نے ایک رپورٹ میں خبر دی ہے کہ ان کو غیر متوقع طور پر 13 مارچ کو سنل ایپ کے خفیہ چیٹ گروپ میں مدعو کیا گیا جس کو حوثی پی سی سمال گروپ کہا جاتا ہے۔ اس گروپ میں قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹرز نے اپنے نائب ایلکس ونگ کو حوثیوں کے خلاف امریکی کارروائی کو مربوط بنانے کے لیے ایک ٹیم کی تشکیل دینے کا ہدف دیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان برائن ہیوز کا کہنا ہے کہ چیٹ گروپ بظاہر مشترک لگتا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 15 مارچ کو یمن میں حوثیوں کے خلاف وسیع کارروائی کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی ایران کو بھی خبردار کیا تھا کہ وہ فوری طور پر گروپ کی حمایت ترک کر دیں۔ گولڈبرگ کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے آغاز سے کئی گھنٹے قبل وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے اس آپریشن کی منصوبہ بندی سے متعلق تفصیلات ایک گروپ میں پوسٹ کی۔ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین ممکنہ طور پر اس کے جنرل الیکشن میں مداخلت کی کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ روس اور پاکستان بھی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق کینیڈین سیکورٹی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اس کے چین اور انڈیا کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پائی جا رہی ہے، جبکہ نئی دہلی اور بیجنگ ماضی میں لگائے گئے ایسے الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ کینیڈا نے 2019 اور 2021 کے انتخابات میں چین اور انڈیا کی جانب سے مداخلت کی کوششوں کے رد عمل میں کچھ زیادہ تیزی نہیں دکھائی، تاہم جنوری میں جاری ہوئے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ان دونوں ممالک کی مداخلت کی کوشش کے باوجود انتخابات متاثر نہیں ہوئے تھے۔ انٹیلیجنس سروسز کی ڈپٹی ڈائریکٹر وینیسا لائڈ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مخالف قوتوں کے ریاستی عناصر مداخلت کے لیے بڑے پیمانے پر مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کینیڈا کے جمہوری عمل میں مداخلت کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز استعمال کریں۔ امریکہ کی خاتون ثانی اوشا وینسی کے گرین لینڈ کے دورے کے اعلان کے بعد میزبان ملک میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ گرین لینڈ کے رہنما اس دورے کے اعلان پر ناخوش اور شاید امریکہ کے نائب صدر کی اہلیہ کی خوش آمدید نہ کہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے اس ہائی پروفائل دورے کے اعلان کے بعد 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ڈنمارک کے زیر انتظام اس نیم خود مختار علاقے کے رہائشی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کی وجوہات بتا کر گرین لینڈ کے اپنے ملک سے الحاق کی دھمکی دی۔ گرین لینڈ کے وزیراعظم اور عبوری حکومت نے نائب امریکی صدر کے اہلیہ کے اس دورے کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے روس کے صدر پوٹن نے رابطہ کیا۔ عوام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے عوام کے فائدے کے لیے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ روسی صدر پوٹن نے روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی کامیاب ثالیثی پر شکریہ ادا کیا۔ اماراتی صدر نے روسی حکومت کے تعاون کو سراہا، اس انسانی شعبے میں کوششیں جاری رکھنے اور بحران کے پرامن حل کے حوالے سے اقدامات کے سپورٹ کے لیے امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔ رابطے کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے پالیمر سے بنے 100 درہم کے نئے نوٹ پیر 24 مارچ سے جاری کر دیے ہیں، جو سیکیورٹی کے اعتبار سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ امارات الیوم کے مطابق امارات کے نئے نوٹوں پر مرکزی بینک نے امارات کی ترقی و کامیابی کی عکاسی کی ہے، جس کی وجہ سے امارات عالمی سطح پر تجارتی اور معاشی مرکز کی حیثیت حاصل کرے گا۔ 100 درہم کے نئے نوٹ سرخ رنگ کے ہیں، جنہیں انتہائی جدید ترین پرنٹنگ یونٹس پر تیار کیا گیا ہے، جبکہ بنائی گئی تصاویر معمولی سی ابھری ہوئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے، جس میں غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے لیے ایک ایجنسی قائم کرنے اور مغربی کنارے میں 13 نئی غیر قانونی بستیوں کو تسلیم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق سعودی عرب نے بین الاقوامی اور انسانی قانون کی مسلسل خلاف ورزیوں کو بھی مسترد کر دیا جو غزہ اور مغربی کنارے میں کی جا رہی ہے۔ بیان میں مملکت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا کہ دیرپا اور منصفانہ امن اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک فلسطینی عوام اپنے جائز حقوق بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق حاصل نہ کر لیں، اور 1967 کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے سلامتی کونسل نے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کی تجویز پر ووٹ دیا ہے کہ غزہ سے امیگریشن کا انتظام کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم اور انخلا کو منظم کرنے کے لیے ایجنسی قائم کی جائے گی۔
सऊदी अरब में वजारत हज व उम्रे ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत दी है कि वो मस्जिद हरम में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए मखसूस दरवाज़ों का इस्तेमाल करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा कि इससे हुजूम के नज़्म व नस्ब में मदद मिलती है और उम्रा ज़ायरीन व नमाजियों के लिए इबादत की अदायगी को आसान बनाया जाता है। वजारत ने वजाहत की कि दरवाज़ों की तख्सीस का मकसद भीड़ और धक्कम पेल को कम करना और हरम शरीफ के अंदर नकल व हरकत की रवानी को बरकरार रखना है। ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने और इनके रूहानी सफ़र को सहल बनाने के लिए की जाने वाली मुसलसिल कोशिशों का हिस्सा है। वजारत ने जोर दिया है कि हिदायत पर अमल करना ज़ायरीन की शऊर बेदारी को ज़ाहिर करता है और रोए ज़मीन की मुक़द्दस तरीन जगह में एक महफूज और मुनज़्ज़म तजुर्बा फराहम करने में साबित होता है। इदारे उमूर हरमैन शरीफीन की इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार दस्तरखान बिछाने और समेटने के लिए इंतहाई माहिर अफराद पर मुश्तमिल टीम मामूर की है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में रोज़ेदारों को इफ्तारी की सहूलत फराहम करने के लिए दस्तरखान बिछाए जाते हैं। मुख्तलिफ अक़साम की इफ्तारी फराहम की जाती है। इदारे उमूर हरमैन की निगरान टीमों की जानिब से इस अमर का खास ख्याल रखा जाता है कि इफ्तारी टीमें वक्त मुकर्ररा पर दस्तरखान उठाएं ताकि मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए सफ बंदी में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इंतज़ामिया ने इफ्तारी दस्तरखान डालने और उठाने के लिए टीमों को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि दस्तरखान उठाने में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त ना लगे। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में इफ्तारी दस्तरखानों की मजमूई लंबाई 50 किलोमीटर होती है, जिसे रोज़दारों के सामने बिछाना और इनकी इफ्तारी का वक्त मुकम्मल होते ही इन्हें किसी ताख़ीर के बगैर उठा लेना होता है। वाज़े के मस्जिद हरम के सहनों में रोज़ाना बुनियाद पर 3200 दस्तरखान बिछते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर माहिरंग बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। कोयटा से मीडिया के मुताबिक आज मंगल को अदालत ने माहिरंग से रिश्तेदारों और वकला को मिलने की भी इजाज़त दे दी। जस्टिस रोज़ी खान बरिच और जस्टिस शौकत अली रख्शानी पर मुश्तमिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकन बेंच ने यह हुक्म माहिरंग बलोच की बहन नादिया बलोच की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिया। हबीब ताहिर, इमरान बलोच, खालिद कब्दानी और मुज़द्दलफ़ा अक्शकज़ाई के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त में नादिया बलोच ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि माहिरंग बलोच को बगैर किसी वजह के 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो आइन के आर्टिकल 15, 16 और 19 की खिलाफ वर्जी है। इजरायली तशद्दुद और जबर से फ़लस्तीनी बच्चों जो बची नस्ल है वो तालीम से महरूम हो गई है। मकबूजा मगरबी किनारे और इलाक़ शुदा मशरक़ी यरूशलेम में मुसलसिल लड़ाई ने नकल व हरकत को मफलूज कर दिया और 2024 में 8 लाख से ज़्यादा नौजवानों की स्कूल तक रसाई महदूद कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े एजुकेशन क्लस्टर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियाँ शामिल है, जहाँ इजरायली बमबारी से तकरीबन हर स्कूल मलबे का ढेर बन गया है। बच्चों ने अभी बमबारी से मुतासरा इमारतों में क्लासों में वापस जाना शुरू किया था जब 18 मार्च को इजरायली फ़िज़ाई हमले दोबारा शुरू हो गए। इस दिन हलाक हुए अफराद में 400 में से निस्फ बच्चे थे।